प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। सोशल साइंस में हिस्ट्री में लेसन 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब इसमें मैं आगे विजय, बीमारी और व्यापार किस तरह से 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री मार्ग ढूंढ लिया, क्योंकि उन्होंने समुद्री यात्रा की थी 16वीं सदी में यूरोपियों ने, और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे। तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। उनको ऐसा लगा कि यानी पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा है। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक तरह से दूसरी जगह आ जा रही थी। क्योंकि सामान जब इधर उधर आ जा रहा था तो ज्ञान भी एक दूसरे के पास पहुंच रहा था, परंपराएं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रही थीं। भारतीय उपमहाद्वीपों इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। जो हमारे यहाँ का भारतीय महाद्वीप है, पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया में कोई संपर्क नहीं था, जो और भी बड़ी कोई दुनिया है। लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे। यानी बहुत सारी उसकी विशाल भूमि थी, बेहिसाब फसलें थीं, कई तरह के खनिज पदार्थ वहाँ पर थे। इनसे यानी जीवन का रूप रंग बदलने लगे। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, आमतौर से चांदी, जो पेरू देश है और मेक्सिको है, इनमें यानी कीमती धातुओं में खासतौर से चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार की गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते जाते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज से बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। ये हमारा उपनिवेश होगा। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थीं। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार भी कोई था ही नहीं। सबसे बड़ा हथियार उनका सैनिक हथियार था। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे, जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। चेचक के कीटाणु वो हथियार का काम किया करते थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। तो वो इन बीमारियों से यानी बच सके, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कम थी। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। इस बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में ही फैल गई। जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँचे थे, वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, उनको छीन लिया जाता था। पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था। एक बीमारी थी, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उसके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का भी साम्राज्य था। यूरोप में बहुत गरीबी थी, भूख थी, शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे, आपस में धार्मिक टकराव हुआ करते थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भाग करके अमेरिका जाने लगे। वो वहाँ पर बहुत परेशान थे, तो उन्होंने कहा जब अमेरिका की खोज हो चुकी है, अमेरिका हम जा सकते हैं,
तो वो यानी यूरोप को छोड़ करके अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़ कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। कपास का उत्पादन किया जाने लगा और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। ये अफ्रीका के देश है, इसलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। सबसे ज़्यादा व्यापार यूरोप के द्वारा किया जाने लगा। अब इसके आगे है 19वीं शताब्दी। इसमें 1815 से लेकर के 1914 के बीच के बारे में जानकारी दी गई है। 19वीं सदी में दुनिया तेज़ी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों को काया पलट कर दी थी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में डाल दिया था। विदेशों से संबंध हो चुके थे। चूँकि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया था। इनमें पहला प्रवाह व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं के व्यापार तक ही सीमित था, क्योंकि सबसे पहले महत्वपूर्ण वस्तुएं यही थीं। दूसरा श्रम का प्रवाह होता है। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और तीसरा प्रवाह था पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। जैसे उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थीं। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाह का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब इसके आगे दिया गया है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, यानी विश्व की अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग ही थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। आइए देखें कि इस आशंका के पीछे क्या कारण थे कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। ब्रिटेन ने 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। नतीजा, देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी कि मक्का का आयात सरकार नहीं करेगी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कानून लॉ कहा जाता था। कानून लॉ के नाम से इस कानून को जाना जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कानून लॉ को फौरन समाप्त कर दे। कानून लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांव से उजड़ कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज़ रही। इससे लोगों की आय में वृद्धि भी हुई। इससे लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ीं। खाद्य पदार्थों का और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। खेती के लिए ज़मीन को साफ कर देना ही
काफ़ी नहीं था। खेतिहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियाँ बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना ज़रूरी था। नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग यहाँ आकर के बसें, यानी नए घर बनाना और नई बस्तियाँ बसाना भी ज़रूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की भी आवश्यकता थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों में पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहाँ लोगों को ले जाकर के बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मजदूरों को भेजा गया, श्रम का प्रवाह होने लगा। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर जीवन की चाह में अपने घर बार छोड़ करके दूर दूर के देशों में जाकर के काम करने लगे। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीक में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसानी खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहां आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब व अन्य स्थानों के लोगों को लाकर के बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी यानी नहर बस्ती कहा जाता था। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही है, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। जो ब्रिटिश में कपड़ा मिलें थी उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी लगभग इसी तरह से है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि सन 1820 से लेकर के 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25% से लेकर के 40 गुना वृद्धि हुई। 25 गुना से लेकर के 40 गुना वृद्धि हुई चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। ओके, बाय।